सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर क्लास 9th 10th 11th और क्लास 12th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज एवं मार्गदर्शन की सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आप क्लास 12th 10th 9th 11th की बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कैसे हो सकते हैं एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सोल्व कराया जा रहा है एवं बताया जा रहा है कि कौन से क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज को देखना चाहते हैं एवं मार्गदर्शन की सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और अगर आप इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज को देख लेते हैं तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th अध्याय 1 अर्थात यूनिट 1 के एक शब्दों के प्रश्नों में उत्तर दीजिए, अर्थात एक शब्द में उत्तर देना है। इस प्रकार के प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा कि आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन है यह पहले अध्याय के एक शब्द में उत्तर दीजिए, इस प्रकार के प्रश्न हमने इस वीडियो में दिखाए हैं। तो पहला जो प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वह पहला प्रश्न है, किस प्रकार के ठोस विद्युत के चालक एवं आघातवर्धनीय होते हैं। आघातवर्धनीय एवं तन्य होते हैं। तो आपको बताना है कि किस प्रकार के ठोस विद्युत के चालक आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं। तो आपको पता होगा कि आयनिक जो ठोस होते हैं, आयनिक ठोस ये विद्युत के चालक एवं आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि किस प्रकार के ठोस विद्युत के चालक एवं आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं तो वह होते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस विद्युत के चालक आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं। तो अगर आपसे अलग अलग भी पूछा जाए कि विद्युत के चालक कौन से ठोस होते हैं तो आयनिक ठोस होते हैं, आघातवर्धनीय ठोस कौन से होते हैं तो आयनिक ठोस होते हैं और तन्य ठोस कौन से होते हैं तो आयनिक ठोस होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आयनिक ठोस। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको इन प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में भी देना है। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। आपको दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया गया है। दूसरा प्रश्न दिया है, ठोस पदार्थ जिनमें घटक कणों का वितरण अनियमित होता है। तो ऐसे कौन से ठोस पदार्थ होते हैं जिनमें घटक कणों का वितरण अनियमित होता है। तो आपको पता होगा कि ऐसे कौन से ठोस पदार्थ हैं जिनमें घटक कणों का वितरण अनियमित होता है। तो वह अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। और यह जो आपका क्वेश्चन दिया गया है यह अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की विशेषता भी है, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में घटक कणों का वितरण अनियमित होता है और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में घटक कणों का वितरण नियमित होता है, इसलिए उन्हें क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहा जाता है। और घटक कणों का वितरण अनियमित होता है, इसलिए इन्हें अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहा जाता है। तो यह दूसरा जो प्रश्न है यह भी आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लिख दे, मैं आपको इनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न कुछ आपको इस प्रकार दिया गया है, क्रिस्टल जालक की सरलतम इकाई क्या होती है। यह क्रिस्टल जालक की सरलतम इकाई क्या है। तो आपको बताना है कि क्रिस्टल जालक जो होते हैं उनकी सरलतम इकाई क्या है। तो इकाई सेल उनकी सरलतम इकाई होती है। इकाई जो सेल होती है यह क्रिस्टल जालक की सरलतम इकाई होती है। तो इसका राइट आंसर होगा इकाई सेल। क्रिस्टल जालक की सरलतम इकाई इकाई सेल होती है। चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, कोशिका के घनत्व का सूत्र लिखना है। कोशिका के घनत्व का सूत्र लिखना है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, वरना मैं भी आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ही बताऊंगा। तो चलिए पांचवें प्रश्न को देखते हैं। आपको चौथे प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर भी देख सकते हैं। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया गया है आपको, आयनिक क्रिस्टल के धनायन तथा ऋणायन
का बराबर संख्या में गायब हो जाना क्या कहलाता है? आपको बताना है कि जब कोई क्रिस्टल होता है या आयनिक क्रिस्टल होता है, उसमें से धनायन तथा ऋणायन दोनों बराबर मात्रा संख्या में या मात्रा में अलग गायब हो जाते हैं, तो इस दोष को क्या कहते हैं? साटकीय दोष कहते हैं। जब धनायन तथा ऋणायन बराबर संख्या में गायब हो जाते हैं किसी आयनिक क्रिस्टल में से, तो उसको साटकीय दोष कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा साटकीय दोष। साटकीय दोष किसे कहते हैं? तो आपका आंसर भी यही होगा, साटकीय दोष किसे कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि साटकीय दोष किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा आयनिक क्रिस्टल से धनायन तथा ऋणायन का बराबर संख्या में गायब हो जाना साटकीय दोष कहलाता है। तो इसका यह भी आंसर हो सकता है। पांचवा का आंसर होगा वो होगा साटकीय दोष। चलिए छठे प्रश्न को देख लेते हैं। छठा प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, पहले मैं इसे सेट कर लेता हूँ। चलिए छठे प्रश्न को देखिए। कोई आयन विपरीत आवेश जितने आयनों से के संपर्क में रहता है वह संख्या कहलाती है। आपको बताना है कि कोई भी आयन जो होता है वह विपरीत आवेशित जितने आयनों से संपर्कित होता है अर्थात संपर्क में रहता है, वह संख्या क्या कहलाती है? तो वह संख्या आपको पता होगा कि वह संख्या समानव्य संख्या कहलाती है। जब कोई आयन होता है वह विपरीत आवेशित जितने आयनों से संपर्कित होता है उस वह संख्या क्या कहलाती है? समानव्य संख्या कहलाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि समानव्य संख्या किसे कहते हैं? आपको इसका उल्टा पूछा जा सकता है कि समानव्य संख्या किसे कहते हैं। तो आपको बताना होगा कोई आयन विपरीत आवेशित जितने आयनों के संपर्क में रहता है उन आयनों की संख्या को क्या कहते हैं? समानव्य संख्या कहते हैं। चलिए आगे सातवें प्रश्न को देखते हैं। सातवें प्रश्न को आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। धनायन का अंतःकाशीय रिक्ति में चला जाना क्या कहलाता है? जब कोई धनायन होता है वह अंतःकाशीय रिक्ति में चला जाता है तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको फ्रेंकल दोष हो जाता है। जब कोई आयन होता है उसमें से एक धनायन अंतःकाशीय अर्थात कोई क्रिस्टल होता है उसमें से एक धनायन अंतःकाशीय रिक्ति में चला जाता है तो उसमें जो क्रिस्टल होता है उसमें फ्रेंकल दोष उत्पन्न हो जाता है। तो आपको बताना था कि धनायन जब अंतःकाशीय रिक्ति में चला जाता है तो वो क्रिस्टल में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? तो फ्रेंकल दोष उत्पन्न हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं? धनायन का अंतःकाशीय रिक्ति में चला जाना फ्रेंकल दोष कहलाता है। तो आपको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे कुछ आपको इस प्रकार का प्रश्न दिया गया है। इकाई कोशिका जिसमें एक संघटक कण घन के प्रत्येक कोने तथा एक घन के केंद्र में होता है। तो आपको बताना है कि वह इकाई कोशिका जिसमें एक संघटक कण घन के प्रत्येक कोने पर तथा एक घन के केंद्र में होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो काय केंद्रीय घनीय कहते हैं। काय केंद्रीय घनीय इकाई कोशिका कहते हैं। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि काय केंद्रीय घनीय इकाई कोशिका किसे कहते हैं? तो जिसमें एक संघटक कण घन के प्रत्येक कोने पर तथा एक केंद्र में होता है तो काय केंद्रीय घनीय कोशिका कहते हैं। तो आपको इसमें देखा भी जा सकता है, आप देख भी सकते हैं कि इसमें जो आपको दिया गया है केंद्रीय अर्थात केंद्र में एक कण होना चाहिए, तभी आपका काय केंद्रीय घनीय कोशिका हो सकती है। इकाई कोशिका काय केंद्रीय घनीय कोशिका कहलाती है। तो चलिए आपका आठवें प्रश्न का सही आंसर होगा काय केंद्रीय घनीय इकाई कोशिका। चलिए नौवें प्रश्न को देखते हैं। नौवां प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। नौवें प्रश्न को देख लीजिए। त्रिविमीय जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बारंबारता पुनरावृत्ति क्रिस्टल जालक प्राप्त होती है। आपको बताना है क्रिस्टल जालक का वह सरलतम रूप है जिसकी बारंबारता पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कि क्रिस्टल जालक किसकी बारंबारता मतलब बार बार आने से अर्थात पुनरावृत्ति होने से क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है कि क्रिस्टल जालक किससे मिलकर बना होता है। तो आपको पता होगा कि क्रिस्टल जालक की जो क्रिस्टल जालक जो होता है वह इकाई सेल से मिलकर बना होता है। तो इसका सही आंसर होगा इकाई सेल। त्रिविमीय जालक का वह सरलतम रूप है जिसकी बारंबारता पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है इकाई सेल से क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे का जो प्रश्न है आपको जिस प्रकार दिया गया है, देखिए आप ये देख लीजिए। ये प्रश्न आपको इकाई कोशिका क्रिस्टल जालक जिसमें घन के कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी एक संघटक कण होता है तो उसे क्या कहते हैं? अभी देखा था हमने कि जब एक केंद्र में कण होता है और घन के कोनों पर भी कण होता है तो उसे क्या कहते हैं? काय केंद्रीय घनीय इकाई कोशिका। और आपको अगर अब बताना है इकाई कोशिका जिसमें
घन जो होता है उसके कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक पर भी एक एक संघटक कण उपस्थित होता है। तो यह कौन सी इकाई कोशिका होती है? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर जो राइट आंसर होगा, इसका आंसर होगा फलक केंद्रीय घनी कोशिका। जब आपको दिया जाए, देखिए आप यहाँ पर क्या दिया जाए आपको, मैं बता देता हूँ। जब आपको दिया जाए कि फलक के केंद्र पर भी एक एक संघटक कण उपस्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं? फलक केंद्रीय घनी कोशिका। और केंद्र पर एक कण उपस्थित होता है तो उसे फलक केंद्रीय घनी। जब फलक के केंद्र पर भी संघटक कण उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फलक केंद्रीय घनीय कोशिका। तो आपका इसका राइट आंसर होगा फलक केंद्रीय घनीय कोशिका। तो इस प्रकार मैंने 10 आपको ऐसे क्वेश्चन बताए हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कह सकते हैं, आपको मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। और आपको ऐसे ही अन्य वीडियो को देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक पर।